नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेता अमित जोगी ने भूपेश सरकार पर काफ़ी दिनों बाद जोरदार हमला बोला है। मरवाही में इस तरह की खबरें उड़ी थी मरवाही उपचुनाव के दौरान कि अमित जोगी को कांग्रेस ने सेट कर लिया है या उन्हें धमका दिया गया है। जब महीनों तक अमित जोगी चुप थे तब इस बात को बल भी मिल गया था, लेकिन 6 बिंदुओं को आधार बनाते हुए छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के युवा नेता अमित जोगी ने भूपेश सरकार पर जोरदार हमला बोला है और उसे एक करप्ट सरकार का तमगा दे दिया है। 6 बिंदुओं पर हम बता देते हैं कि किन बिंदुओं के आधार पर अमित जोगी ने भूपेश सरकार पर अब तक का सबसे जोरदार हमला बोला है। शराब, माइनिंग और ट्रांसफ़र उद्योग, इन खास तौर पे इन 3 बातों को मुद्दा बनाकर अमित जोगी ने भूपेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अमित जोगी ने मीडिया को भेजे प्रेस नोट में यह लिखा है कि रोज़ बरोज़ करोड़ों की शराब की जो बिक्री है वो कच्चे में होती है। आप सब ने देखा होगा, हम सब ने देखा है कि शराब की दुकानों पर किस कदर भीड़ लगी होती है, ख़ास तौर पर शाम से लेकर रात के बीच। इस दौरान कच्चे में शराब की बिक्री होती है, यानी कि जो लोग शराब लेने के लिए जाते हैं वो लोग बिल आदि नहीं लेते हैं। तो अमित जोगी ने लिखा है, चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य में बड़े पैमाने पर शराब की बिक्री कच्चे में होती है, इसलिए लगभग 2.5 करोड़ रुपया रोज़ बोरों में भर कर सीएम हाउस में जाता है। इस तरह की बातें लिखी हैं अमित जोगी ने और उन्होंने यह ब्यौरा भी दिया है कि 2.5 करोड़ रुपए रोज़ यानी कि महीने में 70 करोड़ रुपया सिर्फ शराब से अवैध कमाई है राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। अमित जोगी यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने उद्योगों की बात करते हुए लिखा कि एमडीओ के जरिए बैकडोर एंट्री देकर एमडीओ के जरिए भी भूपेश सरकार कमाने में लगी है। गौरतलब है कि पर्यावरण के जानकार आलोक शुक्ला भी भूपेश सरकार पर यह आरोप लगा चुके हैं, भूपेश सरकार और मोदी सरकार पर यह आरोप लगा चुके हैं कि केंद्र और राज्य की सरकारें एमडीओ के जरिए उद्योगपतियों को बैकडोर एंट्री दे रही है। इस तरह की बातों का खुलासा थोड़े दिनों पहले एक न्यूज़ वेबसाइट ने किया है, मीडिया हाउसेज ने, कि आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु राज्य को केंद्र सरकार बड़ा रॉयल्टी देती है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को वो रॉयल्टी कम देती है, जबकि दूसरे राज्य में खनन काफ़ी कम होता है और छत्तीसगढ़ राज्य में दुगना या तिगुना खनन के बाद भी रॉयल्टी कम मिलती है। बावजूद भूपेश बघेल जिस तरह से धान खरीद के मामले पर, एफसीआई के मामले पर, बारदानों के मामले पर केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं, तो रॉयल्टी के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोई बड़ी बात नहीं कही है। बहुत से लोगों को यह पता भी नहीं होगा कि केंद्र सरकार दूसरे राज्य को ज़्यादा रॉयल्टी दे रही है और छत्तीसगढ़ सरकार को कम दे रही है, लेकिन भूपेश सरकार ने कोई बड़ी आपत्ति नहीं की है। वापस आते हैं अमित जोगी के आरोपों पर। अमित जोगी ने ट्रांसफ़र उद्योग के बारे में लिखा है कि ट्रांसफ़र उद्योग के चलते भी भूपेश सरकार बड़ी कमाई कर रही है। उन्होंने यहाँ तक लिख दिया है कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने उन्हें बताया था कि यदि ट्रांसफ़र उद्योग नहीं हो तो पिछड़ों की राजनीति भी नहीं हो सकती है। एक दूसरा आरोप अमित जोगी ने यह भी लगाया है कि ये जो बड़े पैमाने पर 10-20 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा की जो अवैध कमाई हो रही है, उसके चलते एक ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग भी होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ 5% की फंडिंग होती है का आरोप भी लगाया है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेता अमित जोगी ने। अमित जोगी के इन बड़े आरोपों के बाद बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने भिलाई इस्पात संयंत्र के एक मजदूर के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, इस मांग को लेकर लगभग 14 दिनों से प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। जिला प्रशासन ने मध्यस्थता की कोशिश की है, लेकिन इस कोशिश में वो सफल नहीं हो पाया है और छत्तीसगढ़ राज्य का मानव अधिकार आयोग नींद में है। विधानसभा चुनावों के वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नारा था, वक्त है बदलाव का और अब होगा न्याय। बदलाव हो गया
चीफ मिनिस्टर बना दिए गए हैं भूपेश बघेल, जो किसान पुत्र और छत्तीसगढ़िया होने का दावा करते हैं, लेकिन 14 दिनों से एक लाश को अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ। लेकिन राजधानी रायपुर से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर उस लाश को देखने, उस मामले में मध्यस्थता करने के लिए शायद राज्य का कोई भी मंत्री नहीं पहुंचा है। और हम बता चुके हैं कि राज्य का मानव अधिकार आयोग नींद में है। डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए कई नियुक्तियां दी हैं। एक नियुक्ति का जिक्र हम कर देते हैं कि नक्सल हमले में मारे गए विनोद चौबे के सुपुत्र सौमिल रंजन चौबे को सीधे डिप्टी कलेक्टर बनाया गया था। उनकी नियुक्ति की चिट्ठी लेकर सीधे उनके आवास EAC कॉलोनी। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल राजनेता महेंद्र कर्मा के सुपुत्र को सीधे डिप्टी कलेक्टर बना देने का कमाल कर चुके हैं। साथ ही एक पत्रकार की पत्नी अनुराधा दुबे को भी जिस तरह से नियुक्ति दी गई थी, उस नियुक्ति के बारे में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सीधे सवाल कर लिया है अनुराधा दुबे से कि बताइए कि आपको किस आधार पर सीधे नियुक्ति दे दी गई थी पर्यटन विभाग में PRO के तौर पर। तो हम बता रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई नियुक्तियां उन्होंने की हैं, शायद जिन्हें यदि बारीकी से देखा जाए तो वो नियुक्तियां गैरकानूनी हो सकती हैं। और डॉक्टर रमन सिंह ने भी अपने कार्यकाल में नियुक्तियां दी हैं। लेकिन जब बात मजदूर की होती है तब राजनेता नींद में होते हैं और मानवाधिकार आयोग तो नींद में है ही। 9 बार सांसद रहे विद्याचरण शुक्ल की पत्नी सरला शुक्ला साहिबा का थोड़े दिनों पहले निधन हो गया था। रायपुर में आयोजित एक शोक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बहुत से मंत्री और पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी वहां पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। जहां छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के युवा नेता अमित जोगी ने भूपेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है, तो वहीं धनेंद्र साहू, अभनपुर से विधायक धनेंद्र साहू ने 4 बिंदुओं के आधार पर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। 4 बिंदुओं की डिटेलिंग धनेंद्र साहू साहब ने की है। उन्होंने बताया कि GST पर छत्तीसगढ़ का कानूनी हक है, लेकिन एक लंबा अमाउंट GST का केंद्र सरकार महीनों से अटका कर बैठी हुई है। ऐसे में हमें अपनी योजनाओं के लिए कर्ज लेना पड़ा है। लगभग 9,000 करोड़ का कर्ज हाल में छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। उस बारे में धनेंद्र साहू ने मीडिया को भेजे प्रेस नोट में यह बताया कि हमने किसानों के लिए कर्ज लिया है, जिसके बारे में डॉक्टर रमन सिंह और नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक राजनीति कर रहे हैं। दूसरा तथ्य उन्होंने यह लिया है कि बारदानों की आपूर्ति पूरे राज्य में, देश के सभी राज्यों में जूट कमिश्नर करते हैं। जूट कमिश्नर ने अनुमति के बाद भी लगभग आधे बारदाने दिए हैं, 14 लाख बारदाने शायद दिए गए थे की बात भी लिखी है धनेंद्र साहू ने मीडिया को भेजे प्रेस नोट में। पूरे धान खरीदी केंद्र में किसान परेशान हैं, बोरा है नहीं और लोग खाली लौट रहे हैं। दूसरा, सोसाइटी को जाम करके रखे हुए हैं और ये बहाना बना रहे हैं कि जगह नहीं है, इसलिए धान खरीदी संभव नहीं है। इसको लेकर के किसानों में काफ़ी असंतोष व्याप्त है और सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है धान खरीदी की, उनकी नियत नहीं है। आधा अधूरा धान खरीदी करेंगे ताकि किसानों को पैसा देना ना पड़े और किसान इससे वंचित हो जाएंगे। पिछले समय भी टोकन दिया गया और उसके लिए चक्का जाम भी किसानों को करना पड़ा। लगभग स्थिति उसी प्रकार से उत्पन्न हो रही है और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो किसान बोरा में लेकर के आ रहे हैं, जितने रेट में लेकर के आ रहे हैं, उसके अनुसार से उसका भुगतान होना चाहिए, नहीं तो किसानों का शोषण होगा। यहाँ सरकार के द्वारा आधी अधूरी रेट बोरा के दे रहे हैं, उसमें भी किसान परेशान हैं। इसको लेकर के सरकार को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।